बच्चों आज जो है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर सेकंड होगा। आज जो है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने दो लॉ पढ़े थे। उन दोनों लॉ के बारे में कौन बताएगा? हैंड रेस करो भाई। हाँ राजन बताओ। सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का मतलब होता है कि जो आपकी जो मास होती है ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होती है इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, मास कंजर्व होगा, रिएक्टेंट का जो मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। बिल्कुल यस सही। सर। यस सर। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो एलिमेंट कंबाइन होती है एक सेम प्रोपोर्शन में होती है। सेम प्रोपोर्शन में होती है। जैसे कि वाटर वाटर अगर कहाँ का हो, बारिश का पानी हो, समुद्र का पानी हो, टैप वाटर हो, अगर वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन होंगे एक ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन का मास क्या होगा, मतलब रेशियो क्या होगा, 1:8 का रेशियो होगा। हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, रेशियो लोगे तो वन 1:8। रेशियो 1:8। तो ये हमने दो लॉ के बारे में पढ़ा था। आज जो है, आज हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बात किया था, सेकंड में भी बात किया था, और इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में भी बात किया था। एटम क्या होता है? क्या होता है एटम? बताओ भाई, कोई भी बता दो। सर, Sir, एटम according एक to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound, or a mixture, is composed of small particles called atoms. स्मॉल पार्टिकल जिसको हम एटम बोलेंगे, ठीक है। मतलब एटम क्या होगा, तुम्हारा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है। मैटर को तू लास्ट क्लास में हमने एक फिगर भी देखा था, एक गोल्ड को हम कट कर रहे थे। वो गोल्ड को तुम कट करते जाओ, क्या होगा, एक छोटा छोटा पार्टिकल बचेगा लास्ट में, और वो क्या होगा, वो तुम्हारा एटम। एटम क्या होगा, मतलब किसी मैटर को तुम कट करते जाओ, ठीक है, कट करते करते मतलब वहां तक पहुंच जाना है जिसके बाद वो फर्दर कट ना हो। मतलब फर्दर कट ना मतलब मतलब क्या, एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और एटम से मिलके ही मैटर बनते हैं। बहुत सारे एटम कंबाइन होंगे तो मैटर बनेंगे। दीज एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर अराउंड अस। और ये जो एटम होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि मैटर तो एटम से ही बना हुआ है, इसलिए इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलेंगे। चलो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हाँ, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये तो हमने बात कर ही लिया, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम जो होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको फर्दर तुम कट नहीं कर सकते। इतना छोटा होता है कि इसको और ज्यादा कट नहीं किया जा सकता। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। साइज की बात होगा तो इसके रेडियस से हम इंडिकेट किया जाएगा, और इसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। साइज की बात होगा तो रेडियस, साइज, एटम का साइज कैसे, एक्चुअली एटम स्पेरिकल शेप का होता है, और स्पेयर का क्या निकलेगा, स्पेयर का रेडियस निकलेगा। तो इसलिए एटम का भी क्या कैलकुलेट किया जाएगा, रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो नैनोमीटर स्केल में इसको मेजर किए जाते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अरे कोई भी बता दो भाई। 1 to the power -8. 1 टू द पावर -9। 1 का पावर, नो सर, 10 अरे के पावर। 1 का पावर कुछ भी 10 ले to the जाओगे तो power वैल्यू, 2 to the अरे 1 का पावर कुछ भी ले जाओगे तो 1 ही होगा ना। 1 का पावर 10 करो, 100 करो, 1000 करो, 1 का पावर 1000 भी 1 ही होता है। तो 1 का पावर कहाँ से आ गया? 6 to the power 10 की पावर होगा ना, 1 की पावर नहीं, 10 की पावर, 10 की पावर -9। देखो याद करना बहुत आसान है। देखो नैनो, नैनो 9 मतलब एक जैसा लग रहा है, नैनो 9 यानी कि 10 की पावर कितना, -9। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। और ये 10 की पावर, 1 की पावर नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 की पावर तुम 2 ले जाओ, 10 ले जाओ, 100 ले आओ, वो 1 ही होगा। तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट किया जाता है नैनोमीटर स्केल में, और 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। हाँ मंत्र सब बोलो, कोई डाउट है क्या? तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, सो आवर टीचर सेड कि हमने एटम की शेप नहीं देखी है, तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो स्फेरिकल शेप में होता है? देखो एटम जो होता है, एक तो तुम देखो कट करते जाओ, कट करते जाओ, कट करते जाओ, एक छोटा सा अगर कोई, मान लो तुम, सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट ही तो होता है। अगर तुम इमेजिन कर सकते हो, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई कोई तुमसे बोले सबसे छोटा पॉइंट क्या होगा, एक लाइन का सबसे छोटा पॉइंट क्या होगा, एक लाइन का सबसे छोटा पॉइंट, एक
मतलब एक लाइन का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, एक पॉइंट होता है। अगर कोई तुम खुद से इमेजिन करो ना, पॉइंट किस शेप का होगा, स्फीयर का होगा, ठीक है। तो एटम्स एग्जिस्ट कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट, मतलब एटम कंबाइन करते हैं अपने ही जैसे एटम से या किसी और एटम से। एटम कंबाइन करेंगे अपने ही एटम से या फिर किसी और भी एटम से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट एट ऑल, हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। द सिंबल ऑफ एलिमेंट इट मीन्स द सिंबल ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। देखो एटम को जो होता है ना डिनोट करते हैं कुछ सिंबल से। जैसे हाइड्रोजन का तुमको अगर पता होगा, हाइड्रोजन को कैपिटल H से डिनोट किया जाता है, कार्बन को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। तो एटम को हम कुछ सिंबल से हम डिनोट करेंगे, क्या होंगे वो सिंबल और कौन इन्होंने दिया। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस द डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट। देखो सिंबल के बारे में सबसे पहले डाल्टन साहब ने दिया था। डाल्टन का क्या सिंबल था, और देखो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट। डाल्टन जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो एटम के लिए सिंबल दिए थे, और इनका सिंबल थोड़ा डिफरेंट था। कैसे था, तो देखो इन्होंने हाइड्रोजन के लिए एक फिगर बनाया है, देखो गोल करके एक डॉट किया है। ये कार्बन है, मतलब जैसे अभी तो तुमको पता है ना कि कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, लेकिन जो डाल्टन ने सिंबल दिया था वो थोड़ा डिफरेंट है। ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल है, फोस्फोरस के लिए तुम देख लो, ये मतलब एक फिगर बनाया हुआ है इन्होंने, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिना, मतलब इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर फिगर बनाया हुआ है। और इस ये बोला इन्होंने क्या, जैसे अगर मान लो कुछ कहीं ऐसा फिगर तुमको दिख जाए तो समझ लेना ये फोस्फोरस है। कुछ इस तरह का फिगर अगर आपको दिख जाए तो ये गोल्ड है। तो डाल्टन साहब ने मतलब क्या दिया था, जो सिंबल दिया था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद करना भी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको ड्रॉ करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे बस हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल के बारे में बताया। आज के डेट में क्या होता है, आज के डेट में ये नहीं चलता। अब तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन को H से डिनोट कर दो, कैपिटल H से, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं जनरली। जनरली क्या होगा, कार्बन का C ले लो, ऑक्सीजन का O ले लो, फास्फोरस का P ले लो, और सब कैपिटल में। डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट वेयर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, इनका जो सिंबल था वो बहुत डिफिकल्ट था ड्रॉ करने के लिए, इसलिए अब हम इसको फॉलो नहीं करते। सो डाल्टन सिंबल आर ओनली फॉर हिस्टोरिकल यूज इंपॉर्टेंस, मतलब क्या है, ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसका अब कोई यूज नहीं होता है। दे आर नॉट यूज एट ऑल, इसका अब यूज नहीं है। मॉडर्न सिंबल क्या है आपको पता है, ये मॉडर्न सिंबल क्या होता है कि फर्स्ट अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर ले लो। जैसे हाइड्रोजन का H होगा, ऑक्सीजन का O होगा, फर्स्ट लेटर ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लो जैसे कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, इन सब का तो फर्स्ट लेटर C ही है। जैसे अभी तक हमने क्या बात किया कि अभी आज मॉडर्न सिंबल कैसे, एलिमेंट का सिंबल कैसे लेते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है वही उसका सिंबल होता है। लेकिन कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, इन सब का तो फर्स्ट लेटर C ही है। तो अब इनके लिए क्या किया जाए बताओ, इनके लिए हाँ क्या किया जाए। सो फिर हम उसका सेकंड लेटर लेते हैं, एंड अगर वो भी सेम होता है किसी सिंबल का तो फिर हम उसका लैटिन वर्ड लेते हैं, और अगर उसमें भी मतलब सेम होता है तो फिर उसका भी ऐसे ही लेते हैं सेकंड लेटर लैटिन सेकंड में। लेटर लेते हैं या लैटिन लेटर लेते हैं, ठीक है। अब तुम ये बोल है इसका आप आंसर कर देना, किसको किसको पता है सिंबल के बारे में। सेकंड लेटर लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है कॉपर का क्या है, कॉपर का सिंबल क्या होगा। CU। Cu, अरे पोल में बताओ भाई। Cu, तो कॉपर का मतलब सिंबल होगा Cu, ठीक है। बट कॉपर के स्पेलिंग में तो Cu, U तो कहीं दिख ही नहीं रहा है।
Latin C- name उसका है। लैटिन नेम लेता है। Yes, वो उसके लैटिन से आ रहा है, वो इसके लैटिन नेम है। ठीक है, मतलब जो सिंबल दिया जाता है ना वो लैटिन वर्ड, जो उसका लैटिन नेम होता है उससे भी हम लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का Na होता है, लेकिन सोडियम में कहीं भी N और A दिखता नहीं है। और बात करते हैं लैटिन वर्ड। हाँ, लैटिन वर्ड से होता है, सही बोल रहे थे, तुम्हें पता है इसका मतलब। फर्स्ट लेटर, जैसे द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, कार्बन का सिंबल क्या है? सी है, क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर है। लेकिन लेकिन कैल्शियम का क्या होगा? कैल्शियम का भी सी नहीं दे सकते, इसलिए इसका 2 लेटर लिए, स्टार्टिंग के 2 लेटर, कैल्सी और ए। उसके बाद क्या होगा? क्लोरीन का देखो, ये अब तुम्हारा फर्स्ट और थर्ड ले लिया गया है, तो ये कुछ फिक्स नहीं है। देखो ना, फर्स्ट और थर्ड, क्लोरीन के लिए हम CH नहीं ले रहे हैं, Cl ले रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो ये चेंज भी होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर क्लोरीन के लिए ले लिया गया है। कॉपर का नाम कैसे आया? इसके लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, कॉपर का नेम लैटिन वर्ड से लिया गया है। कॉपर का लैटिन वर्ड क्या होता है? क्यूप्रम। क्यूप्रम का देखो स्टार्टिंग का 2 लेटर क्या है? C और U। तो कॉपर का नाम कहां से आया? क्यूप्रम से आया, C और U। ठीक है, चलो कुछ एलिमेंट के यहाँ पे नेम और सिंबल दिए हुए हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का क्या होगा? जल्दी बोलते जाओ भाई। He होगा। लिथियम का क्या होगा? Li Li। बोरॉन का B B होगा। बेरिलियम का दिया ही नहीं होगा, B होता है, B होगा। कार्बन का C होगा। नाइट्रोजन में क्या होगा? N N, कैपिटल N। और याद रखना, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रखना है, उसके बाद वाले सारे स्मॉल होंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। ऑक्सीजन का क्या होगा? कैपिटल O। ऑक्सीजन में कैपिटल O होगा। फ्लोरीन का कैपिटल F, नियोन का कैपिटल N और स्मॉल E। ये मैग्नीशियम का Mg होगा। देखो मैग्नीशियम में क्या हो गया? फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया जा रहा है मैग्नीशियम केस में। एल्युमिनियम का स्टार्टिंग के 2, सिलिकॉन का Si। फास्फोरस का क्या होगा? फास्फोरस का क्या होगा? P होगा, यस। और सल्फर का क्या होगा? कैपिटल S, कैपिटल S होगा। तो ये आपको मतलब एटलीस्ट 9th क्लास के लिए 1 से 30 तक आप कोशिश करना याद कर लेने का। मिनिमम 20 तक, मैक्सिमम कम से कम मतलब एटलीस्ट 30 तक जरूर याद कर लेना आप। एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल, 30 तक याद कर लेना 9th क्लास में। क्लोरीन का Cl है, आर्गन का Ar, कैल्शियम का ये जो तुम्हारे स्लाइड में है ना, इतना याद कर लेना। जैसे देखो ये पूरा 30 तक नहीं है, देख रहे हो, बीच बीच वाले पार्ट है जो तुम्हारा ज्यादा यूज होता है। जैसे तुम्हारा कैल्शियम के बाद में देखो स्कैंडियम नहीं दिया हुआ है, मैंगनीज जो है, एक्चुअली मैंगनीज आपके लिए यूजफुल है, निकल आपके काम का है, जिंक आपके काम का है। तो इन सब का नाम याद कर लेना। जैसे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, लेकिन ये ध्यान रखना जिंक का Zn होगा और 30 होगा। ब्रोमीन का होगा Br, क्रिप्टन का क्या होगा? आयोडीन का क्या हो जाएगा? ये तो आसान है, आई। बैरियम का क्या हो जाएगा? Ba होगा। कोबाल्ट का CO इसीलिए देखो कॉपर का CO नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉपर का भी CO कर देते तो देखो कोबाल्ट कॉपर सेम हो जाता, इसलिए उसका लैटिन वर्ड ले लेते हैं। कॉपर का हम Cu ले लेते हैं लैटिन वर्ड। सर यू आर ऑन म्यूट। कोबाल्ट का CO होगा, यूरेनियम का U होगा, ये तो बहुत आसान है। ये कह रहा है कुछ को लैटिन वर्ड से भी लेते हैं, जैसे सोडियम का देखो, सोडियम का Na आया, क्यों? इसका लैटिन नेम है नाइट्रियम। बस तुम देख लो, इसको लैटिन नेम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे देख लो कि हाँ ये सोडियम का क्या है, लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम है, बस ये पढ़ लो। एक बार स्लाइड को देख लो, ये याद नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन का Fe कहाँ से आता है? हाँ, ये आयरन वाला ध्यान रखना, Fe फेरम। ये सोडियम पोटेशियम ये सब का तुम छोड़ दो, आयरन का ध्यान रखना, आयरन Fe फेरम, ये आसान भी है, Fe फेरम। कॉपर का क्यूप्रम, ये तो हम डिस्कस कर ही लिए। सिल्वर का अर्जेंटिनम,
एजी होता है, ये लैटिन वर्ड से आ रहा है। गोल्ड तुम्हारा क्या हो गया, ये भी तुम्हारे लैटिन वर्ड से आ रहा है, ऑरम, एयू, गोल्ड का ऑरम हो गया। मरकरी एजी होता है, ये तुम्हारा एजी। लीड का क्या होगा, पीबी होगा। ये सारे लैटिन वर्ड से है। स्टैनम लैटिन वर्ड है, टीन का एसएन लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड क्या होता है, स्टैनम, वहां से है। तो बस ये सिंबल ध्यान रखो, लैटिन नेम नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंबल ध्यान रखना कि इनका सिंबल ये होता है। और जो स्लाइड में दिया हुआ है इतना ही तुम पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीन का, लीड का, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ रिजवान बताओ भाई, हैंड रेज क्यों? लैटिन कौन से देश की भाषा है? कौन सी देश की भाषा है, कौन बताएगा भाई? ग्रीक क्या होता है, मंतसा बताओ। सर जो लैटिन था इसलिए होता है कि कहते थे जो पहले के लोग जो होते थे ना पीएचडी भी लैटिन में करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे लैटिन लैंग्वेज को, ग्रीक लैंग्वेज, इस वजह से मे बी यूज होती है अभी भी। सही बोल रहे हो। देखो ये सब बस सिंबल ध्यान रखना, ठीक है। लैटिन नेम नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, वही सारी बातें फिर से लिखी हुई है, सिंबल बस ध्यान रखना। एटॉमिसिटी के बारे में कौन बताएगा? क्या होता है एटॉमिसिटी? जैसे अगर बताओ भाई, मंतसा बताओ, आपने ही हैंड रेज किया, और किसी को पता है? सर द टोटल नंबर ऑफ एटम। टर्म्स। यस सर, द टोटल नंबर ऑफ एटम। हाँ, जैसे अगर मान लो तुम रिजवान ये बताओ, अगर H2O का एटॉमिसिटी क्या होगा, पानी का एटॉमिसिटी क्या होगा? 3 सर 3 होगा ना? 3 होगा। 3. कितने उसमें एटम आपको दिख रहे हैं वो उसका एटॉमिसिटी बताएगा। जैसे CO2 में कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, तो CO2 का एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 3। 3 तो एटॉमिसिटी क्या बताएगा, समटाइम्स एलिमेंट आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी। ये तो तुम देख लो। जैसे ये क्या है, वाटर का वो, मैं जैसे देखो हाइड्रोजन का नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन क्यों रखा है उसके बारे में बता रहा है। एक्चुअली समटाइम्स एलिमेंट आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसके एलिमेंट के नाम रख दिए। जैसे हाइड्रोजन का नाम हाइड्रो से आया हुआ है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। फॉर एग्जाम्पल द लैटिन वर्ड ऑफ फॉर वाटर इज हाइड्रो। वाटर का लैटिन वर्ड क्या मतलब, वाटर का लैटिन नेम क्या हो गया, मतलब हाइड्रो। हाइड्रो। So the element combined with oxygen to give water was named hydrogen. ठीक है। हाँ, ये एटॉमिसिटी वाले फिर हम थोड़ी देर में आएंगे, ये स्लाइड मतलब इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर। सही बोल रहे हो विनय, सही बता रहे हो। देखो जैसे कोई पूछ दे आपसे कि भाई हाइड्रोजन को मतलब हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं, इसका कुछ और नाम क्यों नहीं रख दिए, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का नाम ऑक्सीजन क्यों नहीं रख दिया, फ्लोरीन क्यों नहीं रख दिया? तो इसका कारण ये है, एक्चुअली देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है, और वाटर को हम लैटिन में क्या बोलते हैं, हाइड्रो। फॉर एग्जांपल द लैटिन वर्ड ऑफ फॉर वाटर इज क्या है, वाटर का लैटिन वर्ड है हाइड्रो। और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन ही होता है। ऑक्सीजन के अलावा जो वाटर में रहता है उसका नाम हाइड्रोजन दे दिया गया। क्यों हाइड्रोजन दे दिया गया? ऑक्सीजन के अलावा जो वाटर में प्रेजेंट है उसका नाम हाइड्रोजन इसलिए दे दिया गया क्योंकि वाटर को लैटिन में हाइड्रो बोलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन पड़ गया। ठीक है, ये नामकरण की बात हो रही है, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों हो गया। अभी तो हम सिंबल की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे नाम की बात कर रहे हैं। At one time, people believed that any substance that contain oxygen would be acidic in nature. पहले के जमाने में ऐसे माना जाता था कि किसी भी सब्सटेंस में अगर क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। हालांकि अब तुमको पता होगा क्या कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? बेस। Basic. मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, Acidic. एसिडिक इन नेचर। जैसे Acidic in nature. CO2 क्या हो गया, CO2 की वजह से कोल्ड ड्रिंक क्या Acidic. होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे स्प्राइट में क्या होता है, CO2 प्रेजेंट है, और CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो एक समय पे ऐसा माना जाता था कि जितने भी ऑक्साइड है ना वो सारे एसिडिक इन नेचर है, जितने भी ऑक्साइड है सारे एसिडिक इन नेचर है। मतलब ऑक्सीजन को ही जोड़ दिया गया था कि ऑक्सीजन मतलब एसिडिक, तुम समझे। और द लैटिन वर्ड फॉर एसिड इज ऑक्सी। एसिड का लैटिन वर्ड क्या, लैटिन नेम क्या होता है, ऑक्सी होता है। एसिड का लैटिन नेम ऑक्सी होता है, इसलिए ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन पड़ेगा। कोई पूछे कि भैया ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन क्यों रख दिए,
चलो हाइड्रोजन का तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों है। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन इसलिए रखा गया क्योंकि वाटर में जो वाटर का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? हाइड्रो हाँ, हाइड्रो हाइड्रो। वाटर का लैटिन नेम हो गया हाइड्रो। और हाइड्रो, वाटर में ऑक्सीजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के अलावा जो प्रेजेंट है उसका नाम रख दिया गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का नाम ऑक्सी इसलिए पड़ गया क्योंकि एसिड का लैटिन नेम ऑक्सी होता है, और पहले माना जाता था कि जो भी एसिड है, मतलब जो इसमें ऑक्सीजन रहेगा वो एसिडिक इन नेचर है, इसलिए ऑक्सीजन का नाम, मतलब क्या, मतलब ऑक्सीजन का नाम ऑक्सी, ऑक्सी से लिया गया, ऑक्सी से लिया गया ऑक्सीजन का नाम। ठीक है, Hence the gas was called ऑक्सीजन, इसलिए उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया। बस ऐसे ही जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस ऐसे पढ़ लो। प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट कैन ऑल, देखो कहाँ पे डिस्कवरी हुआ है, किस जगह पे डिस्कवरी हुआ है एलिमेंट का, उसका भी प्रभाव पड़ता है उसके नेम पे। द गैस which was first discovered in the sun, ग्रीक नेम, सन का ग्रीक नेम क्या हो गया? हीलियो, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? हीलियम। हीलियम। क्या कर रहा है? द गैस विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द सन, सन में जो गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया? हीलियम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रीक नेम जो होता है ना, सन का ग्रीक नेम क्या हो गया? ग्रीक में सन का नेम क्या हो गया? हीलियो। ये हम नाम रख दिए हीलियम। मतलब नामकरण तुम्हारे कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ, कौन से प्लेस से डिस्कवर हुआ, उसके ऊपर भी एलिमेंट का नामकरण इफेक्ट करता है। मतलब डिस्कवरी वाले प्लेस से भी नेम रख दिया गया। समटाइम्स एलिमेंट, मतलब साइंटिस्ट के नेम पे भी एलिमेंट के नेम पड़ते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम पे, जैसे तुम्हारा क्या हो गया? आइंस्टीनियम, फर्मियम, रदरफोर्डियम, मेंडेलिवियम, ये सारे एलिमेंट क्या साइंटिस्ट के नेम से पड़े हुए। आइंस्टीन के नेम से पड़ गया आइंस्टीनियम, फर्मियम, रदरफोर्डियम, मेंडेलिवियम। जैसे अगर मान लो सर तुम, रदरफोर्ड का रदरफोर्डियम। हाँ वही रदरफोर्डियम ही लिखा हुआ है। जैसे तुम अगर मान लो तुम सर्च कर दिए, तो तुम कोई एलिमेंट डिस्कवर कर रहे हो, तो तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? अफ्रोजियम, अफ्रोज नाम है ना, तो अफ्रोजियम। ठीक है, रिजवानियम, राजनियम, मतलब IUM लगा दिया जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, सर नाहिद नंबरदारियम। क्या हो गया? अब आता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या हो गया? अलीशा कुछ बोल रहे हो क्या? सर नाहिद बोल रहा है। नाहिद बोल रहा है, क्या हुआ नाहिद? बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? सर नथिंग। क्या क्या हो गया? नो सर। नो सर। अगर तुम कोई डिस्कवरी करोगे किसी एलिमेंट का, तो तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? तुम्हारा एलिमेंट का हो जाएगा नाहिदियम, IUM लगा दो, ऐसा चल रहा है। चलो एटोमिसिटी क्या हो गया? एटोमिसिटी जो है कितने एलिमेंट जुड़े हुए हैं, द नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, जो आप लोग थोड़ी देर पहले बता रहे थे। जैसे और एग्जांपल से देखते हैं, H2 का एटोमिसिटी क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो एटोमिसिटी क्या होगा? 2। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हियर द एटोमिसिटी इज 2। हाइड्रोजन में कितने मतलब एटम प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, इसलिए एटोमिसिटी क्या होगा? 2 होगा। ओजोन का एटोमिसिटी कोई पूछेगा तो क्या होगा? ओजोन का 3 होगा। क्यों? ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का फॉर्मूला था O3। कितने एटम है? 3 एटम है, इसलिए एटोमिसिटी क्या होगा? 3। और 3 होगा, इसलिए इसका नाम क्या जाएगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 को क्या बोलेंगे? डायटोमिक। इसको बोलेंगे डायटॉमिक। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एटम है। सर O2 को भी डायटोमिक। हाँ, O2 को भी डायटॉमिक, जिसमें 2 एटम होगा उसको डायटॉमिक, 3 रहेगा तो ट्राई एटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड को भी। 4 को। एसिड का क्या, ये बताओ एसिड का क्या होगा? एटोमिसिटी क्या होगा? 8 होगा। पॉलीएटॉमिक। हाँ, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। अब आते हैं वैलेंसी, और वैलेंसी में हम सीखेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। वैलेंसी क्या होता है? क्या होता है वैलेंसी भाई?
सर वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है एटम का हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है combining capacity of atom. या यस। ग्रुप ऑफ एटम। हाँ, जैसे हीलियम का तुम्हारा क्या होगा, हीलियम तुम्हारा 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब हीलियम एक ही बॉन्ड बनाता है, He2। अरे हीलियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है H2। हीलियम तो इनर्ट गैस है, हीलियम नहीं बनाएगा। तो व्हाई डू सम एलिमेंट फॉर्म डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल? तो वही उसके वैलेंसी की वजह से, जैसे आपने बोला ना कि कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, डाइएटॉमिक बना रहा है मतलब उसका वैलेंसी क्या होगा, 2। वैलेंसी 1 होगा, ये सब वैलेंसी है। 1 होगा ना। अरे डाइएटॉमिक मतलब 2 एटम जुड़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी इधर देखते हैं, देखो क्या कर रहा है, एवरी एलिमेंट हैज ए डेफिनिट कंबाइनिंग कैपेसिटी। सारे एलिमेंट का एक डेफिनिट कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है दैट डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगा, 4। कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4 है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4। मतलब आसान भाषा में ऐसे तुम सोच सकते हो कि जो जितना बॉन्ड बनाएगा ना उसका वैलेंसी वही होगा। जैसे हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, 1, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, 1। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया, वैलेंसी 1। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी 4। अगर मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो गया, जैसे फ्लोरीन है, HF, फ्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, तो फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। ऑल एलिमेंट, देखो सारे एलिमेंट जो बॉन्ड बनाते हैं ना, तो या तो वो ड्यूप्लेट बनाना चाहेंगे। ड्यूप्लेट मतलब जिसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट, वो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, या तो वो ड्यूप्लेट बनाएंगे या फिर ऑक्टेट फॉर्म करेंगे। ऑक्टेट मतलब आउटर सेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो कार्बन तुम्हारा क्या हो रहा है, कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। कैसे, कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, किसी को आता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ऐसे होता है 1s2 2s2 2p4। किसको किसको नहीं आता है ये बताओ, ये लिखना। यथार्थ को नहीं आता है, विनय कुमार को नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 tp4। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखोगे ना, तो तुम आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी पता कर सकते हो। जैसे देखो कार्बन का अगर कोई वैलेंसी पूछे ना, तो बताओ सबसे बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, 4। अभी हम ये सीखेंगे कैसे ये लिखा जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन, अभी हम सीखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना। देखो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसलिए इसका वैलेंसी होगा 4। चूंकि इसका वैलेंसी 4 है, ठीक है, और ये अब क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। कार्बन चाहेगा ऑक्टेट पूरा करना, वैलेंसी 4 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 4 इसको अगर और मिल जाए ना तो इसका 8 हो जाएगा, और जैसे ही 8 होगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब देखो जो कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपना क्या करे, ऑक्टेट पूरा कर सके। क्या करे, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट। ऑक्टेट का मतलब हो गया आउटर मोस्ट में तो उसके कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा गया, इसको मैं अभी 10 मिनट टाइम बचा हुआ है उसमें अच्छे से समझाते हैं आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाँ राजन बताओ भाई। सर आपने जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला दिया था ना, वहाँ पे 2p2 होगा, क्योंकि सर कार्बन अच्छा, की हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, Yes, sir. सही बोल रहे हो। मैंने ध्यान, तुमने काउंट नहीं किया, देखो 6 है ना, तो देखो 2 2 4 और 4 8 हो गया ना, तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 लिखो तब 6 हो गया। तो और इसको काउंट करेंगे, देखो ये 2 है ना, ये 2 है, तो इसको काउंट करोगे तो क्या होगा, 2 2 4 हो गया। अरे ये 2 हो गया ना, देखो ये भी 2 है ना, ये भी 2। अभी हम सीख लेंगे, अभी इसी पे आने दो, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, सही बोल रहा हूँ। देखो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली ये जो स्लाइड है ये तुमको क्लास 11th में पूरा पढ़ने को मिलेगा। ये क्लास 11th का ही स्लाइड है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लेकिन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे समझना।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने होंगे। वो रूल्स कौन कौन से? एक होते हैं ऑब्बो प्रिंसिपल, एक होता है हुंड्स रूल, एक होता है N+L रूल और एक होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है ये तुम क्लास 11 में पढ़ोगे। अगर किसी को पढ़ने का मन होगा तो ये स्लाइड को फॉलो कर लेगा। अभी बस हम उतना ही बात करेंगे जो आपके क्लास 9th में यूज हो। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप ये स्लाइड में पढ़ने की कोशिश करना। अगर मन मतलब आप चाहते हो पढ़ना तो पढ़ लेना, इसलिए मैं स्लाइड में ये रख दिया हूँ। अगर किसी को मन हो तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ सकता है। सिमिलरली ये पॉली आप पढ़ सकते हो। हुंड्स रूल भी हमारे 9th के लिए काम का नहीं है। 9th में हुंड्स रूल भी आपको काम का नहीं है। अगर किसी को पढ़ना हो तो ये स्लाइड का नहीं पढ़ सकता है। ऑब्बो प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे यूज हो जाएगा, ऑब्बो प्रिंसिपल और N+L। मतलब इसमें दो प्रिंसिपल हमारे का अभी 9th के लिए काम का नहीं है। 9th में इसके बिना भी काम चल जाएगा। कौन दो प्रिंसिपल? ये तुम्हारा हुंड्स और पॉली। लेकिन N+L रूल आप जानो और ऑब्बो प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल आ जाएगा तो फिर आप तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। बहुत आसान प्रिंसिपल है, बहुत आसान प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? देखो, ऑब्बो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ऑब्बो क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब देखो बिल्डिंग कैसे बनता है? बिल्डिंग क्या होता है? ईटा से बनता है। ईटा से बनता है, लेकिन क्या होता है नीचे तुम न्यू मतलब देखो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, फिर सेकंड बनाओगे, फिर थर्ड बनाओगे। ऐसे थोड़ी कि पहले फोर्थ फ्लोर ही बना दोगे। सो स्टेप बाय स्टेप बनता है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ना तो पहले 1s में फिल करेंगे, फिर 2s में फिल करेंगे और फिर 2p में फिल करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट 2s में फिल कर दो और 1s में 0 दे दो, ऐसा नहीं। ये लाइन बाय लाइन चलेगा। तो ऑब्बो प्रिंसिपल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन को बिल्डिंग अप, जैसे बिल्डिंग में पहले फर्स्ट फ्लोर बनता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे मतलब चलता है, वैसे ही तुम इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो लाइन बाय लाइन ऐसे बिल्डिंग। तो बस ये ऑब्बो प्रिंसिपल यही कह रहा था। अब ये कौन सा बिल्डिंग मतलब पहले आएगा, कौन सा बिल्डिंग बाद में आएगा, वो उसका एनर्जी डिसाइड करेगा। एनर्जी मतलब लोएस्ट एनर्जी जिसका होगा, जिसका एनर्जी कम होगा ना उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रखोगे और फिर जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे। मतलब 1s का एनर्जी क्या होता है? 1s का एनर्जी कम होता है। 1s का एनर्जी क्या होता है? इसका एनर्जी कम होता है। 2p का एनर्जी क्या होता है? 2p का एनर्जी ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें रखोगे जिसमें एनर्जी कम है और फिर उसमें रखोगे जिसमें एनर्जी ज्यादा है। ये ऑब्बो में, बस ऑब्बो प्रिंसिपल खत्म। ऑब्बो में क्या बोला कि जैसे ऑब्बो का मतलब ही होता है बिल्डिंग अप। पहले इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल करो जिसका एनर्जी कम है, फिर इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो उसमें जाएगा जिसका एनर्जी ज्यादा है, अगर नहीं बचा खत्म हो गया तो खत्म। ठीक है, ये ऑब्बो। अब किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है ये बताता है N+L रूल। जो अगला रूल आएगा N+L वो बताएगा किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है। N+L रूल स्टार्ट करने से पहले ये तुम जान लो, S का एक डब्बा होता है। डब्बा क्या होता है ये तुम पढ़ोगे क्लास 11 में जाओगे तो। ये तुम्हारे क्लास 10th में भी यूज होने वाले हैं। इसी आपके क्लास 10th में भी यूज होने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी देख लो अच्छे से। 2 2 4 2 6 एक साथ। देखो जो s ऑर्बिटल होगा ना उसके एक डब्बे होंगे। s ऑर्बिटल के एक डब्बे होते हैं। p में 3 डब्बा होगा, d में 5 डब्बा होगा और f में 7 डब्बा होगा। s में कितना डब्बा होता है? s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बा, d में 5 डब्बा और f में 7 डब्बा। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कि s में तुम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? s में तुम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। p के पास कितने डब्बे? 3, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। p डब्बे में कितने जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछे s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं? 2। p में कितने जा सकते हैं? 6। d में 10 और f में 14। ये आपको याद होनी चाहिए। s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। इसलिए जो कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ना, तो देखो ऐसे हम लिखे हुए थे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन था, 1s2 2s2 2p2। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं।
अब ये देखो 3 नहीं जा सकते तो फिर आगे तुम्हारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल वाले एलिमेंट में, अगर मान लो कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो जो एटॉमिक नंबर वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा। तो 2 यहां रखोगे, फिर 2 बगल में रखोगे, फिर 2 ही रखोगे यहाँ पे। यहाँ पे 6 क्यों नहीं कर दिया? हमने पढ़ा कि पी का कैपेसिटी 6 है। अरे कैपेसिटी से थोड़ी होता है, अगर मान लो कैपेसिटी से थोड़ी होगा, तुम्हारे पास होने भी तो चाहिए। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास एक चेक हो, जैसे मूवी वगैरह में देखते हो, किसी को ब्लैंक चेक दे दिया और बोलता है कि जाओ भाई जितना मन उतना पैसे भर लो, मतलब नहीं होता है, विलेन कहता है कि ये लो ब्लैंक चेक, मैं तुमको ब्लैंक चेक पे साइन कर दे रहा हूँ, जाओ। तो क्या होता है भाई, ब्लैंक चेक देने से थोड़ी होगा, बैंक अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए। ठीक है, पी का कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी है 6, लेकिन कैपेसिटी से क्या होता है भाई, पी मतलब कार्बन के पास उतने इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। अगर तुम मान लो यहाँ पे 6 लिख देते तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2 2 4 और 6, कितना हो गया? 2 2 4 6 10 हो गया ना। लेकिन 10 थोड़ी था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। इसलिए ब्लैंक चेक देने से नहीं होता है, अकाउंट में पैसे बने चाहिए। पता चला ब्लैंक चेक काट दिए 1 करोड़ का, अकाउंट में पैसे ही नहीं है, बैंक में जाओगे चेक बाउंस हो जाएगा। चलो अब आते हैं n+l रूल पे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑब्बो प्रिंसिपल। ऑब्बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिल्डिंग अप, ठीक है। अरे रुक जाओ, अभी एक एक करके समझोगे, अभी थोड़ा टाइम देना होगा अलीशा, थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा पेशेंस दो, क्योंकि ये क्लास 10th में भी यूज होने वाला है, 9th में भी, और 11th 12th में भी तो होगा ही। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं। तुम बुक वगैरह में देखते होगे ना, जैसे कि तुम देखे होगे कहीं ना कहीं, तो देखे होगे ऐसे करके इसी लिखा रहता है। अरे देखो कि नहीं कहीं? तो ये कैसे लिखा जाता है ना, इसको आज हम समझ रहे हैं। 5 मिनट तुम वेट करो, तुमको खुद आ जाएगा लिखने, ठीक है? 5 मिनट वेट करो। अब ये n+l रूल क्या होता है ना, इसको समझते हैं। n+l रूल से ना तुम सीक्वेंस समझ जाओगे। मतलब एक सीक्वेंस आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, एक ऑर्डर आएगा। यहां से ऑर्डर कैसे आएगा? n, जैसे 1s लिखा हुआ है ना, तो ये जो आगे 1 लिखा हुआ है ना, ये n कहलाएगा। और s का l तुम्हारा क्या होगा? 0। मतलब आपको l का वैल्यू याद रखने होंगे। बहुत आसान है याद करना। क्या l का वैल्यू कैसे याद होगा? इधर देखो, s का l जो होता है, s का l का वैल्यू 0 होता है। p का l का वैल्यू क्या होगा? 1। d का l का वैल्यू क्या होगा? 2। और f का l का वैल्यू क्या होगा? 3। तो ये तो आसान है ना, s का l का वैल्यू 0, p का 1, d का 2, f का 3। तो l का वैल्यू हमें पता चल गया। और n क्या होता है? n क्या होता है? जो आगे लिखा हुआ रहता है ना, वही n कहलाता है। जो आगे लिखा रहता है वो n है। और l का वैल्यू तो फिक्स ही है। s जब भी आपको दिखे, s का क्या होगा? l 0। s का l क्या होगा? 0 होगा। अब चलो n+l देखो, यहाँ पे तुम आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। जैसे 1s का कोई पूछे, 1s का कोई पूछेगा n+l बताओ, 1s का कोई बोलेगा कि भाई n+l बताओ 1s का, So तो 1. 1s, हाँ क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्यों 1 हुआ? क्योंकि 1s में क्या है? आगे 1 है, आगे 1 है ना। 1s में क्या है? आगे 1 है। और ये जो आगे लिखा रहता है ना, यही n होता है। जो ये आगे लिखा हुआ है, ये क्या है? ये n है। और s का l बताओ, s का l तो फिक्स है। s का l क्या है? फिक्स। कितना होता है s का l? अगर कोई बोले ना तो 0। s का जब भी होगा l 0 होगा। p का बताओ, p का l क्या होगा? 1। s का l क्या होगा? 0. 0। फिर यहाँ पे p आ रहा है, l क्या होगा? 1. 1। इसका l क्या होगा? 0. अब देखो, सबका n पता चल गया, l पता चल गया। ये क्या है? ये n है। अब n+l तुम कैलकुलेट कर सकते हो। Yes, sir. इसका n क्या है? 1 और l 0। तो दोनों ऐड करना तो बहुत आसान है। दोनों ऐड किए 1 आया, यहाँ पे भी दोनों ऐड किए 2 आया, इसको ऐड किए 3 आया, इसको ऐड किए 3 आया, इसको 3 1 ऐड किए 4, 4 0 ऐड किए 4 आया। तो n+l कैलकुलेट हो जाएगा। Yes, sir. अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ भाई 5d का n+l बताओ, 5d का n+l क्या होगा? 5d का n क्या हो गया? n तुम्हारा हो गया 5।
और एल क्या हो गया? 3. एस का 0, पी का 1, एस का 0, 7 पी का 1, डी का 2 2, तो क्या होगा? एल होगा 2, तो एन प्लस एल क्या हो गया? 7। अरे एन प्लस एल क्या हो गया? 7। कोई 7 पूछेगा कि भाई अब बताओ 4f का एन प्लस एल क्या होगा? 8 f का क्या होता है? f का होता है 3। 8 कैसे हो गया भाई? 7 7 होगा ना। n प्लस एल क्या होगा? 4 + 3 इट मीन 7। तो चलो n प्लस एल कैलकुलेट कर लोगे तुम, ठीक है? जैसे यहाँ पे चलो और n प्लस एल कैलकुलेट करते हैं। जल्दी जल्दी तुम बता दे, जाओ देखते हैं तुम सही बता रहे हो या गलत। 3d का n प्लस एल क्या होगा? 5 5 होगा ना। यहाँ पे मैं तुम्हारे हेल्प के लिए लिख दे रहा हूँ, अभी तुम नए नए पढ़ रहे हो। एस का एल, मैं एल का वैल्यू लिख रहा हूँ, ये एल लिख रहा हूँ। एस का एल क्या होता है? 0, पी का 1, डी का 2, 2 एफ का 3। ये आपकी हेल्प के लिए, जल्दी बताओ अब इसका 3d का n प्लस एल क्या होगा? 5। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो मैं लिख दे रहा हूँ। 4p का क्या होगा? 5 5। 5s का क्या होगा? 5। 4p का क्या होगा? 7 होगा? 7 अरे 4, और डी का क्या होता है? डी का 2 होता है ना, 4 2 6। 5p का क्या होगा? 5, p का 1 होता है, p का 1 हो गया, 5 1 6। 6s का क्या होगा? 6 तो n प्लस एल तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखते हैं सही हुआ है कि नहीं तुमने जो लिखा है। 5 इधर क्या 5 है? अच्छा ये सब 5 था, ये सारे 5 थे, ठीक है। ये सब 6 थे, ये सारे 6 थे, चलो ठीक है। अब ये सही बताया तुमने। तो n प्लस एल तुम कैलकुलेट कर लिए। अब इसका यूज क्या है? n प्लस, देखो एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल के। हो गया, इसी अब हमारा कंप्लीट हो गया। एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल के, मतलब जिसका n प्लस एल ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका n प्लस एल ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। और जो तुम्हारा ये 1s2s लिखा जाता है ना, वो n प्लस एल रूल पे ही लिखा जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर अगर यहाँ पे दो देख रहे हैं, इन सबका n प्लस एल सेम है, इसका 6s और 5p का तो n प्लस एल सेम है, तो इसमें कैसे हम मतलब एनर्जी मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? तो सेकेंड रूल कहता है अगर मान लो n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए तो एनर्जी जो होगा n, जिसका n ज्यादा होगा ना, n की वैल्यू, हाँ जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। जैसे अगर कोई पूछे 6s और 5p में किसका एनर्जी ज्यादा है, तो तुम बोलोगे 6s का। 6 क्यों? क्योंकि इसका n प्लस एल तो सेम है, लेकिन n किसका ज्यादा है? 6s का। तो कंडीशन 1 कहेगा कि सबसे पहले चेक करना n प्लस एल, जिसका n प्लस एल ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। और सेकेंड कंडीशन क्या होगा? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये सेकेंड वाला कब अप्लाई करोगे? इफ l क्या हो जाए, नहीं l नहीं, इफ n प्लस एल क्या हो जाए, n प्लस एल क्या हो जाए, सेम हो जाए, बस हो गया। अब हम इसी लिख लेंगे, खत्म। कैसे लिख लेंगे देखो, अब तुम्हें ऑर्डर याद हो जाएगा। एक्चुअली तुम चाहते तो डायरेक्ट ऑर्डर भी याद कर सकते थे, ये जो तुम्हारा ऑर्डर है, और तुम n प्लस एल से तुम आसानी से समझ के याद कर सकते हो। कैसे? ये ऑर्डर ऐसे क्यों लिखा जाता है बुक में? 1s पहले क्यों आया, 2s बाद में क्यों आया? 1s का n प्लस एल तुम बताओ क्या होगा? सबका n प्लस एल बताओ। 1s का क्या होगा? 1 2s का क्या होगा? 2 2p का क्या होगा? 2p का क्या होगा? 3 होगा, यस। 3s का क्या होगा? 3 3 होगा। 3p का क्या होगा? 4 होगा। 4, इसका क्या होगा? 4s का क्या होगा? 4 3d का क्या होगा? 5 4p का 5 5 और 5s का क्या होगा? 5 5 होगा। 4d का क्या होगा? 6 4d का क्या होगा? 6 होगा या 6 गलत बोल रहे हैं। d का 2 होता है ना, 6 होगा। 5p का क्या होगा? 6s का क्या होगा? 4f का 7 7। 5d का
1 7 7 6p का 7 7 7 7s का 7 7 5f का 8 8 8 होगा। किसी को दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ। और 6d का 8 8 देखो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, देखो तो यस 1, सर यस देखो 1 से 2 बढ़ा और 2 से 3, और तुम देख रहे हो यहाँ पे दोनों का कॉमन आ गया 3 3। तो हम क्या बोले थे, जिसका n ज्यादा उसको बाद में लिखेंगे। तो देखो n किसका ज्यादा है, 3 का ज्यादा है कि नहीं 2 से, इसलिए Yes, बात क्या sir. है। फिर देखो 3 से, अब देखो ये 3 से ज्यादा है 4, तो 4 आगे गया, लेकिन ये दोनों कॉमन हो गया, तो जिसका n ज्यादा वो बाद में जाएगा। देखो 4 वाले बाद में आए। फिर तुम ऐसे ही तुम जाओगे, देखो 5, फिर देखो देखो ज्यादा बढ़ते जा रहा है ना, n प्लस एल बढ़ते जा रहा है, उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि नहीं। ये जो ब्लैंक चेक है यहाँ पे, जो तुम चेक हम ये लिखे ब्लैंक चेक, वो क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और जहां पे कॉमन आ गया ना, वहां पे हम n देख लेंगे। जैसे देखो 7 वाले में देखो 4 5 6 7, n बढ़ते जा रहा है ना, n बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर। क्या सर, वी हैव टू लर्न द होल। हाँ, ये आपको याद करने होंगे। कौन से याद करने होंगे, ये ऑर्डर, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये याद करने होंगे। और याद करने का एक तो तुम n प्लस एल से तुम आसानी से ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 9 10th 11 12 सब में आएगा, ये चारों क्लास में आएंगे। और नहीं भी याद होगा तो भाई n प्लस एल से तुम निकाल सकते हो ना। अगर मान लो कल को कंफ्यूजन हो गया, कल को देखो जनरल, अब देखो ऑर्डर में लिखता हूँ, आसान है यार, तुमको देख के अभी पहली बार देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा हो। देखो ऑर्डर बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखोगे, 1s, फिर तुम लिखोगे 2s, फिर लिखोगे 2p, फिर लिखोगे 3s 3p। 1s 2s 2p 3s 3p। फिर क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 4s इसके बाद 4s आएगा। 3d नहीं आएगा क्या। 3D देखो हमारे पास अब ऑप्शन है 3d और 4s का, 3d और 4s का। तो यहीं पे ये कंफ्यूजन होता है कि कौन पहले आएगा, और ये कंफ्यूजन से कौन बचाएगा, n प्लस एल रूल बचाएगा। कैसे, n प्लस एल आसानी से कैलकुलेट कर लो भाई। 3d का n प्लस एल क्या होगा, 5 5, और इसका n प्लस एल क्या होगा, 4। 4 इसका n प्लस एल ज्यादा है 3d का, यानी कि 3d बाद में आएगा, पहले कौन आएगा, 4s। तो पहले क्या लिखोगे, 4s, फिर लिखोगे 3d। अब ये पता चल गया। अब इसके बाद हम इसी लिख सकते हैं। कैसे, s का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 2, इसका क्या है 2, इसका कैपेसिटी है 6, इसका फिर s आ गया 2, p का 6, s का 2, d का 10। कैपेसिटी पता चल गया, अब इसी लिख दो। कैसे इसी लिख दोगे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगले क्लास में फिर से एक बार इसको मतलब रिवाइज कराऊंगा एक बार फिर से, मतलब आपको ये बता दूंगा इसी कैसे लिखते हैं, सो दैट तुमको इसी को पहली बार देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, तो उसको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई पूछेगा कि सोडियम का तुम इसी लिखो, कैसे लिखेंगे, पहले ये जो तुम याद किए ना ऑर्डर, जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको हम सजाएंगे, इस ऑर्डर को लिखोगे। क्या ऑर्डर है, 1s। ये ऑर्डर आपको याद रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि n प्लस एल कितना निकालोगे, याद कर लो सबसे अच्छा, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे हम लिखते जा रहे हैं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 11। कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन को रखना है। s का कैपेसिटी कितना है, 2, तो इसमें क्या लिखोगे, 2। इस s का कैपेसिटी कितना होगा, 2, क्या लिखोगे, 2। 2 इस p का कैपेसिटी क्या है, 6, क्या लिख देंगे, 6। इस s का कैपेसिटी क्या है, 2, क्या लिख देंगे, 2। इसका p है, p का कैपेसिटी क्या है, 6। बताओ क्या ये इसी सही लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास अकाउंट में 11 रुपए ही थे, लेकिन तुमने देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 रुपए इधर तुमने अकाउंट में 11 रुपए तुमने चेक काट दिया 18 रुपए के, तो ये तो गलत हो गया ना। हमें यहाँ भी 11 ही रखना है। 11 कैसे होगा, ये देखो 2 2 4 6 10, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे जैसे ही 1 करोगे ये सही हो जाएगा, और बाद वाले को डिलीट कर दो, मतलब बाद वाले को मिटा दो, हो गया। ये जो है ये सोडियम का EC, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1, और ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया रेडी।
कार्बन कैसे, जैसे कार्बन का हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, कार्बन कैसे लिखोगे, आपको ब्लैंक चेक मतलब जो ऑर्डर था वो याद होनी चाहिए। ऑर्डर क्या था, 1s 2s 2p, ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। हाँ सगुन, मैं फिर से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये कार्बन से समझ लो ना, कार्बन का ये देखो ब्लैंक चेक हमको याद होनी चाहिए। जैसे ये देखो ब्लैंक चेक मैं किसको बोल रहा हूँ, ये जो ऑर्डर है ना इसको मैं ब्लैंक चेक बोल रहा हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p, ये सब क्या है, ये ऑर्डर वाला ब्लैंक चेक है, इसको मैं ब्लैंक चेक बोल रहा हूँ। ये आपको याद होने चाहिए। और अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे तुमको आसानी से याद हो जाएगा। एक तो तुम्हारा n+l रूल से तुम निकाल सकते हो, एक ट्रिक है, वो ट्रिक से भी तुम समझ जाओगे। अभी आएगा ट्रिक, एक सेकंड रुक जाओ। कार्बन का क्या आ गया, ब्लैंक चेक लिख दो 1s 2s 2p। इसके बाद में क्या होता है 3s 3p। अब हमारे पास कार्बन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन था, तो 6 तक ही फिल करेंगे। s का कैपेसिटी 2 है, इसका भी कैपेसिटी 2 है, और इस p का कैपेसिटी भले 6 है लेकिन हमारे पास 2 मतलब कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही थे। 2 यहाँ पे खर्च हो गया, 2 यहाँ खर्च हो गया, 2 ही बचा, तो यहाँ पे 2 लिख दो, बाद वाले को डिलीट कर दो, बाद वाले को डिलीट कर दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन 1s2 2s2 2p2। चलो ये ऑर्डर याद करने का एक हम ट्रिक देखते हैं, ये रहा एनर्जी लेवल डायग्राम जिसको बोलेंगे। ये डायग्राम क्या होगा, ये कैसे होगा, अजीब सा यहाँ पे दिख रहा हो, बहुत आसान है। इससे तुम आसानी से वो जो ऑर्डर है उसको याद कर लोगे। कैसे क्या लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है और s लिखना है। इसी के ठीक नीचे आपको लिखना है 2s, क्योंकि ये 2 है ना तो ये 2 बार लिखना है, मतलब 2s और ये 2p, 2 डिजिट तक जाएगा और रोक दो। फिर तुम 3 पे आओ, 3s, क्योंकि 3 है तो ये 3 तक जाएगा, 3s 3p 3d। फिर इसके नीचे आओ 4s 4p 4d 4f, ये 4 है तो 4 तक ही जाएगा। फिर इसके नीचे आओ 5 वाला कहां तक जाएगा, 5 तक, 5s 5p 5d 5f 5g। 6 वाला ऐसे ही तुम्हारा 6 तक जाएगा, 6x 6p 6d ऐसे करके चला जाएगा। 7 वाला 7 तक जाएगा। इस तरह से तुम लिख लेना। और ऑर्डर याद करने का तरीका क्या है, अब तुम टेढ़ा करके एरो ले जाओगे, एक एरो ऐसे खींचना, फिर ये एरो देखो डायगोनली, एक डायगोनल मैथ में पढ़ते होगे ना, एक मतलब डायगोनल लाइन ऐसे खींचते जाना, एरो मतलब कट करना है, देख रहे हो, ऐसे कट कर देना है, ठीक है। ऐसे जैसे ही कट करोगे अब तुम्हारा ये हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर रेडी है तुम्हारा। कैसे रेडी है, ये तुम्हारा हो गया, मान लो यहाँ पे मैं S1 लिख रहा हूं, यहाँ E1 लिख रहा हूं, यहाँ पे सेकंड वाले पे S2 लिख रहा हूं, यहाँ पे सेकंड वाले पे E2 लिख रहा हूं। S मतलब क्या हो गया, स्टार्ट, E मतलब एंड, स्टार्ट 1 एंड 1, स्टार्ट 2 एंड 2, स्टार्ट 3 एंड 3, स्टार्ट 4 एंड 4, स्टार्ट 5 एंड 5। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ तुम्हारा ऑर्डर तुम लिख लोगे। मतलब तुम्हें स्टार्ट यहां से करना है, एंड यहां पे करना है, स्टार्ट यहां ऊपर से करना है, एंड नीचे से करना है। कैसे, स्टार्ट क्या कहां से किया, 1s से, एंड देखो एंड में तो कुछ है ही नहीं। फिर तुम स्टार्ट करोगे 2s पे, देखो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं ना 2s से, एंड में कुछ है ही नहीं। स्टार्ट फिर क्या करोगे 3s से, मतलब नहीं 3 वाले S3 से स्टार्ट करोगे, S3 पे क्या है 2p है ना, तो क्या हो गया ये 2p, और फिर एंड क्या होगा 3s पे। फिर स्टार्ट कहां से करोगे 3p से, एंड कहां पे करोगे 4s पे, 3p फिर क्या हो जाएगा 4s। फिर इसके बाद में क्या आएगा, ये देखो इसके बाद में ये आएगा 3d 4p 5s। चलो ऑर्डर देखो, अब जल्दी से देखो ऑर्डर कैसे होगा। ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, मतलब 1s, ऑर्डर तुम्हारा क्या हुआ 1s, क्योंकि इस लाइन में बस एक ही है। अब दूसरे पे जाओगे, 1s के बाद में क्या लिखोगे 2s, फिर उसके बाद में थर्ड वाले लाइन पे जाओगे, 2s के बाद में क्या होगा 2p, और इसमें देखो 2 आ जा रहा है, इस लाइन पे 2 है ना, 2 इंसान है, तो 2p के बाद क्या लिख दोगे 3s लिखोगे। फिर इसके बगल वाले लाइन पे जाओगे, इसके बगल वाले 3s के बाद में क्या जाओगे 3p पे जाओगे, फिर जाओगे 4s पे, फिर इसके बगल वाले पे जाओगे, 4s के बाद में क्या होगा 3d 4p 5s, फिर 5s के बाद में क्या होगा 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p, ऐसे करके जाएगा।
और ये तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो गया, यही ऑर्डर आएगा तुम्हारा। देखो ऑर्डर क्या आएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले 1s, फिर तुम्हारा 2s, फिर देखो ये 2s के बाद में क्या हो गया, ये थर्ड वाले लाइन पे जाओगे, ये देखो ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तुम्हारा तीसरा लाइन है, ये चौथा, पांचवा। ये समझ में आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला यस सर। आ रहा है ना? भाई तुम यस सर। देखो ये 1s पे चले जाओगे, फिर 2s पे जाओगे, फिर तुम्हारा इस लाइन पे जाएगा, उसके बाद में ये लाइन चलेगा, फिर ये वाला लाइन, फिर ये। बाकी देखो लास्टली तुमको याद ही करने होंगे, मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट में आपको याद ही करने होंगे। ठीक है, ऐसे एरो करके तुम कर सकते हो याद, डायरेक्ट याद कर लो, या फिर n+l रूल से याद कर लो, जैसे भी याद कर लो। तुम अगर यहाँ पे देखोगे ऑर्डर तो क्या होगा, सबसे ऊपर 1s था तो देखो 1s आ गया, फिर तुम्हारा 2s था इसलिए 2s आ गया, फिर तुम्हारा 2p था यहाँ पे इसलिए 2p आया, इसी लाइन पे 3s था तो 3s आ गया, फिर इसके बगल वाले लाइन पे जाओगे 3p आ रहा है, फिर उसी लाइन पे 4s है, फिर उसके बगल वाले लाइन पे जाओगे तो 3d आ गया, उसी लाइन पे 4p भी है, और उसी लाइन पे 5s भी है, फिर उसके बगल वाले लाइन पे जाओगे क्या आ गया, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर क्या है 4f 5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s, ऐसे ही करके चल रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे ये ऑर्डर याद हो जाएगा ना, तुम इसी आसानी से लिख लोगे। ऑर्डर याद हो गया तो इसी लिख लोगे। कैसे? ऑर्डर अगर याद है तो तुमको कैपेसिटी पता ही है, एस का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होता है, पी का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 होता है, डी का 10, एफ का 40, ये मैक्सिमम इसका कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख दोगे। यहाँ पे मैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी स्लाइड से फिर मतलब इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार फिर से आपको रिवाइज कराएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हाइड्रोजन का कोई तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, ब्लैंक चेक आपको याद होनी चाहिए, मतलब ये ऑर्डर याद होने चाहिए, चाहे तुम जैसे भी याद करो, ये ऑर्डर याद हो। n+l रूल से याद करो, या फिर ये एरो से याद करो, हॉरिजॉन्टल एरो से, या फिर तुम मतलब डायरेक्ट ऑर्डर याद करो, n+l से याद करो, हॉरिजॉन्टल से याद करो मतलब लाइन खींच के, या फिर डायरेक्ट ऑर्डर याद करो। ऑर्डर याद रहेगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? चलो नियॉन का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बोलेगा नियॉन 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको ऑर्डर याद है क्या है, 1s 2s 2p होता है, तो आप क्या लिखोगे, 1s 2s 2p होता है, फिर 3s भी होता है, यहां तक लिख दोगे। लेकिन नियॉन के पास कितने रुपए हैं, मात्र 10 रुपए हैं, तो ये 10 तक ही जाएगा, 10 से ज्यादा मत लेके चले जाना। इसका कैपेसिटी क्या है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 2 लिख दो। इसका कैपेसिटी क्या है, 2, 2 लिख दो। इसका कैपेसिटी क्या है, 6, 6 लिख दो। देखो 10 हो गया, इसलिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा। यही है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे समझ में आ गया, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे कोई बोलेगा कि चलो भाई क्लोरीन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। सबसे पहले आपको ऑर्डर लिखना होगा। ऑर्डर कैसे, तो ये आपको याद ही करने होंगे, चाहे तुम किसी मेथड से याद करो। 1s लिखो, 2s लिखो, 2p लिखो, फिर क्या है 2p के बाद 3s है, फिर क्या है 3s के बाद क्या है 3p है, उसके बाद में क्या है 4s है। चलो लिखते हैं। अब सबका मैक्सिमम भरते जाओ। बताओ एस में क्या लिखोगे, इसके ऊपर सर के पे क्या लिखोगे, इसके सर पे क्या दोगे, 2 4 क्या देंगे, 2। यस। फिर इस एस के सर पे क्या दोगे, 2 2 इसके सर पे क्या लिख दिया जाए, 6 6 इसके सर पे क्या लिखा जाए, 2 2 इसके सर पे 6 6, इसके सर पे 2 2 लेकिन तुम गलत कर दिए। तुम्हारे पास पैसे कितने थे, मात्र 17 रुपए थे। 17 तुमने देखो तुम ज्यादा चले गए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, तुम 20 तक चले गए। मतलब यानी कि जो तुम ये लिखे हो नहीं पता है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तुम्हारा जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। 20 किसका होता है, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है ना। ये जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हो ना, वो एक्चुअली कैल्शियम का तुमने लिख दिया है। देखो यही तुमने लिखा हुआ था ऊपर, 2 2 6 2 2 6, यही था। तो तुम क्लोरीन के ना लिख के कैल्शियम के लिख दिए। क्लोरीन का कैसे होगा, क्लोरीन का कैसे होगा, तो भाई 17 तक पहुंचा दो,
यानी कि इस 2 को डिलीट करो, इसको डिलीट करो, और यहाँ पे 6 ना लिख के क्या लिख दो, 5 लिख दो। 5 जैसे 5 लिखोगे आप देखो ये 17 तक गया, और ये क्लोरीन का इसी हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, ऐसे ही तुम लिख सकते हो। जैसे अगर मान लो कोई तुमसे बोले कि नहीं नहीं भाई जिंक का बताओ, बच्चा सब 10 9th क्लास का बच्चा जिंक सुन के ही डर जाएगा, भाई जिंक का क्या 30। अरे बहुत आसान है। ऑर्डर आपको याद है, चलो ऑर्डर पे चलते हैं। ऑर्डर क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। चलो ऑर्डर लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s, 3s के अंदर क्या है 3p है, उसके अंदर में क्या है 4s है, फिर 3d है, इसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में होगा 4p होगा। देखो ये ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद क्या है 4s, फिर 3d, 3p के बाद क्या है 3 के बाद में 4s है, फिर 3d है, और 3d के बाद क्या है 4p है, 3d के बाद क्या है 4p है। चलो ब्लैंक चेक तो हमने, ये जो ऑर्डर हमने याद किया था उसको लिख लिया। अब हम भरते चलते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इस बार काउंट करके भरना, ऐसे ही मत भरते चले जाना। तुम्हारे पास कितने रुपए है अकाउंट में, कितने पैसे हैं, मात्र 30 रुपए हैं, तो 30 तक ही भरना। चलो यहाँ पे कितना लिखा जाए, 2 2। यहाँ पे कितना लिखा जाए, 2 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 2 इस यहाँ पे क्या किया जाए 6, यहाँ पे 2। इतना कि सोच क्यों रहे हो, 2 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 10 10, यहाँ पे 0 यानी कि 0 नहीं लिख के हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, हो गया तुम्हारा। यही जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जो तुम्हारे अब 9th क्लास में यूज होगा, 10th में होगा, 11th में होगा, 12th में होगा, और जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक यूज होगा। हाँ सगुन आपने हैंड रेज किया, बताओ। सर जो अभी हमने नंबर्स लिखे हैं, यहाँ हम मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बस वो पूरा होना चाहिए जो टोटल हाँ। नंबर है अभी, हाँ राइट? हाँ वैसे ही करेंगे, और इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वो देखो केमिस्ट्री में तुम सुनते होगे, केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन होते हैं, तो एक्सेप्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक दिन ज्यादा डिस्कस करना सही नहीं है, आज की क्लास 1 घंटे से ज्यादा की भी होगी, तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक बार आप रिवाइज करना, ठीक है। क्या क्या रिवाइज करना, तो ऑब्बा प्रिंसिपल तो बहुत आसान था, बिल्डिंग अप कर रहा था। फिर n+l रूल, n+l तो तुम्हारा निकालना, n+l कैलकुलेट करना भी तुम सीख चुके हो। n क्या होता है, जो उसके आगे लिखा होता है वो इसका n होता है। जैसे अगर कोई ऐसे लिख दे, ऐसे मान लो कोई 5f लिखे, इसका n+l क्या होगा, क्या जल्दी से n+l बता दो 5f का सर 8 क्या होगा, n+l होगा। n क्या हो गया 5, और l क्या हो गया, l होता है SPDF 3, यस आपने 5 + 3 8, तो n+l। तो तुम्हारा ऑब्बा प्रिंसिपल जो कहता है बिल्डिंग अप, वो n+l से कैलकुलेट करोगे। जिसका n+l ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो ऑर्डर में बाद में आएगा। ये ऑर्डर लिखने में वो हेल्प करेगा तुम्हारा n+l रूल, जिसको तुम याद कर रहे हो ना, ये ऑर्डर एक्चुअली n+l रूल से ही आया है। जिसका n+l ज्यादा होगा वो इस ऑर्डर में बाद में आएगा, जिसका n+l कम है, देखो सबसे कम किसका n+l है भाई 1s का, इसलिए इस ऑर्डर में ये सबसे पहले आया है। बिल्डिंग कैसे बनता है, घर कैसे बनता है, सबसे पहले छोटा, मतलब सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर तुम इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाओ। जिसका जितना कैपेसिटी है उतना फिल करो। इसका कैपेसिटी है 2 का, इसमें 2 जाएगा। पी का कैपेसिटी है 6 का, पी में 6 जाएगा। डी का कैपेसिटी है 10 का, 10 जाएगा, और एफ का 14 का। इसलिए जो कार्बन का जो हमने लिखा था ना स्टार्टिंग में, क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 तक पे ही रोक दिए थे, 2p 2 तक ही, 2p 4 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन का कैपेसिटी मतलब कितना कैपेसिटी, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैपेसिटी तुम्हारा 6 ही है, तो कहाँ यहाँ पे 2 ही रहेगा ना, ठीक है। चलो यही था, नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से डिवाइस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि ये हाँ थैंक यू, आपको भी आज बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। लॉन्ग क्लास ऑफ क्या हो गया।